हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग क्रैकर्स। सो आज का हमारा चैप्टर नंबर 2 है जिसका नेम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसमें हम कुछ ऐसी टर्म्स पढ़ेंगे जो आगे आपको पूरी बुक में काम आएंगी। उनके मतलब क्या होते हैं इसके अंदर हम सारा ब्रीफली देखेंगे। सो फर्स्ट टर्म हमारे पास आती है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन का बेसिक मतलब होता है बिजनेस के अंदर जो भी लेन देन हो रहा है, मतलब एक्सचेंज हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का इन टर्म्स ऑफ मनी। हम सामने वाले को गुड्स देंगे और बदले में पैसे उससे लेंगे। अगर सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो जो भी ट्रांजैक्शन जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं वो सारी हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं। जैसे परचेज करना किसी गुड्स को, पेमेंट करना सैलरी की, किसी प्रोडक्ट को सेल करना, कैश रिसीव करना कस्टमर से, इन सभी में क्या कॉमन चीज आ रही है? मनी, पैसा आ रहा है। तो वो सारी ट्रांजैक्शन हमारी कौन सी होंगी? बिजनेस ट्रांजैक्शंस। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सबसे पहला टू पार्टीज आर इन्वॉल्व्ड। जब भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी दो पार्टीज होंगी, एक जो रिसीव करेगा गुड्स को और एक जो कैश रिसीव करेगा। सेकंड आता है एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। इसका मतलब होता है उन दो पार्टीज के बीच में कोई ना कोई चीज एक्सचेंज जरूर हो रही होगी। जैसे शॉपकीपर है, वो गुड्स और सर्विसेज सेल कर रहा है, बदले में उसको कैश मिल रहा है। थर्ड, मेजरेबल इन मनी टर्म्स। जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो इतना कैपेबल हो कि हम उसको पैसों में कन्वर्ट कर सके या पैसों में मेजर कर सके। जैसे कि फर्नीचर 15,000 का हमने परचेज करा है, उसको हमने रिकॉर्ड करा, तो इसमें 15,000 को हम इजीली मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन बिजनेस। हर एक ट्रांजैक्शन का फाइनेंशियल पोजीशन पे इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। फॉर एग्जांपल, पेमेंट ऑफ सैलरी। मैंने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे करी, उससे क्या हुआ? जो मेरी फर्म के अंदर कैश था वो डिक्रीज हो गया, तो इससे क्या हो गया? फाइनेंशियल पोजीशन पे फर्क पड़ गया, ऐसे डिक्रीज हुआ क्योंकि। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटीज। जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो बिजनेस से रिलेट जरूर करती होनी चाहिए। आपके घर से रिलेट नहीं होनी चाहिए, आपकी फैमिली से रिलेट नहीं होनी चाहिए, किससे रिलेट होनी चाहिए? सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए, क्योंकि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम बना रहे हैं वो बिजनेस का बना रहे हैं। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है अकाउंट। अकाउंट का मतलब होता है एक समराइज्ड फॉर्म जिसके अंदर हम पर्सन के बारे में, एसेट के बारे में, लाइबिलिटी के बारे में, एक्सपेंस के बारे में और इनकम के बारे में लिखते हैं। यहाँ पे हमें साफ पता चलता है कि कोई भी पर्टिकुलर चीज इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो ये होता है हमारा अकाउंट। हर एक चीज का सेपरेट अकाउंट बनता है, एक समरी बनती है, समराइज्ड फॉर्म बनती है। फॉर एग्जाम्पल, कैश अकाउंट रिकॉर्ड ऑल कैश रिसीव्ड एंड कैश पेड। कैश अकाउंट के अंदर जितना भी पैसा हमने रिसीव करा है, जितना भी पैसा हमने दिया, वो सारे का सारा हम रिकॉर्ड करेंगे एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर। इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहला, रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस। जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी, चाहे वो किसी चीज से रिलेटेड है, किसी पर्सन से रिलेटेड है, किसी एसेट से रिलेटेड है या किसी भी चीज से रिलेटेड है, उसको हमने रिकॉर्ड जरूर करना है। नेक्स्ट, शोज इंक्रीज एंड डिक्रीज। हर एक अकाउंट आपको शो करेगा क्या वो अकाउंट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। जैसे कैश रिसीव्ड हुआ, कैश पे हुआ। अगर रिसीव हुआ तो कैश अकाउंट बढ़ जाएगा, अगर कैश पे करा है तो कैश अकाउंट डिक्रीज हो जाएगा। हेल्प्स इन नोइंग बैलेंसेस। इसकी हेल्प से हमें पता चलता है कि लास्ट में हमारे पास कितना बैलेंस बच गया है। जैसे कैश अकाउंट हमें शो करता है लास्ट में हमारे पास कितना पैसा इन हैंड रह गया है। पेमेंट्स करने के बाद, रिसीव करने के बाद जो भी बैलेंस बचता है वो क्या है? हमारा कैश इन हैंड है, मतलब अभी एट प्रेजेंट हमारे पास उतना पैसा बच चुका है। नेक्स्ट आता है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। अकाउंट एक सिस्टमेटिक प्रॉपर वे से हमें रिकॉर्ड करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करना है, मतलब डेट वाइज हर एक ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड करना है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, ये नहीं होना चाहिए कि 2 दिन अकाउंट्स बनाए, तीसरे दिन बोला कि चलो हम हफ्ते बाद देखेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। रोज प्रॉपर वे से आपको अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन अकाउंट्स की हेल्प से ही हम लास्ट में हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारे 3 अकाउंट्स बनते हैं। पहला ट्रेडिंग, सेकंड P&L और थर्ड बैलेंस शीट। यही अकाउंट्स होते हैं जिनको हम ध्यान में रखते हुए, जिनके बैलेंसेस को हम ध्यान में रखते हुए हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है कैपिटल। कैपिटल का मतलब ये होता है वो अमाउंट या वो एसेट जो एक प्रोप्राइटर, मतलब एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है। इसको हम बोलते हैं कैपिटल। जो भी इन्वेस्टमेंट करी जाती है स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस में, मतलब बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। अब इसका एक
फॉर्मूला होता है कैपिटल निकालने का कि जितने भी हमारे एसेट्स हैं उसमें से हम हमारी अगर लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हैं उस केस में हमारे पास कैपिटल आ जाती है। जैसे यहां पर मैंने आपको बताया है एसेट का मतलब क्या होता है, कोई भी प्रॉपर्टी या रिसोर्स जिस पे बिजनेस का अधिकार है वो हमारे होंगे एसेट्स। और लाइबिलिटीज क्या होती हैं, जो भी बिजनेस के ऊपर कर्जदारी है, जो भी बिजनेस को अमाउंट पे करनी है वो बिजनेस की होगी लाइबिलिटी। जैसे इसमें एग्जांपल मेंशन करी हुई है, अगर टोटल सेल्स 5 लाख की है, लाइबिलिटी 2 लाख की है, तो अगर मेरे को कैपिटल निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, 5 लाख में से 2 लाख को माइनस कर दूंगी, तो मेरी टोटल कैपिटल कितनी बची, 3 लाख। 3 लाख अभी भी कैपिटल इन्वेस्टेड है एक बिजनेस के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट आता है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होता है, जब भी कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस में से कैश, गुड्स या सर्विसेज या किसी भी और चीज को, किसी भी और एसेट को निकलवाता है अपने घर के यूज के लिए, उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। फॉर एग्जाम्पल, ओनर ने बिजनेस में से 5,000 रुपये निकलवा लिए, अपने बच्चे की स्कूल की फीस देनी है, रेंट देना है, वो सब क्या होंगी, ड्रॉइंग्स। बिजनेस का पैसा जब बिजनेसमैन विड्रॉ करवाता है अपने पर्सनल यूज के लिए, वो होती हैं ड्रॉइंग्स। मेंशन करना बहुत जरूरी है पर्सनल यूज, अगर पर्सनल यूज के लिए नहीं है तो वो ड्रॉइंग्स नहीं कहलाती। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, इससे हमारी जो कैपिटल होती है वो डिक्रीज होती है। कैसे, क्यों होती है कैपिटल डिक्रीज, क्योंकि जो भी अमाउंट हम विड्रॉ करवा रहे हैं वो एक टाइम पे बिजनेस में इन्वेस्ट हुई होगी। अगर वो इन्वेस्टमेंट है तो वो हमारा कैपिटल है, तो कैपिटल में से ही हम पैसे को निकलवा रहे हैं पर्सनल यूज के लिए, तो हमारा कैपिटल क्या होगा, डिक्रीज होगा। प्लस अगर एसेट विड्रॉ करवाया है, मान लो कि मेरे बिजनेस में बहुत सारी कार्स हैं, ठीक है, उसमें से एक कार मैंने अपने घर के पर्सनल यूज के लिए निकलवा ली है, तो उस टाइम पे मेरा एसेट डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब होता है वो पैसा जो हमारे बिजनेस ने किसी बाहर बंदे को पे करना है, ठीक है, ये ऑब्लिगेशन होती है, वो आपको पैसा इन फ्यूचर पे करना ही पड़ेगा। तो लाइबिलिटी का मतलब क्या है, आप ऑब्लिगेशन के अंडर हो कि आपको पेमेंट करनी है पैसों की किसी आउटसाइडर को, जिससे भी आपने कोई सामान लिया होगा, ठीक है, इन फ्यूचर। इसमें एग्जाम्पल आ जाता है लोन टेकन फ्रॉम अ बैंक इज अ लाइबिलिटी। अब मैंने एक बैंक से लोन ले लिया, वो मेरी लाइबिलिटी है। क्यों, क्योंकि मुझे उसको रीपे करना है बैंक को, प्लस उस पे मुझे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो ये मेरी क्या है, लाइबिलिटी है, मेरी कर्जदारी है। टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी में हमारे पास 2 टाइप्स की लाइबिलिटी मेन आती है। सबसे पहला आता है इंटरनल और एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी का मतलब होता है वो अमाउंट जो बिजनेस ओनर को पे करनी है। इसका मतलब क्या हुआ, एक बिजनेसमैन बिजनेस की स्टार्टिंग में कैपिटल इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर, राइट, तो अब बिजनेस क्या करेगा, उस कैपिटल के ऊपर ओनर को इंटरेस्ट देगा, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब इंटरेस्ट देना क्या हो गया, बिजनेस की ऑब्लिगेशन हो गई, ठीक है। सेकंड आता है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जो एक बिजनेस आउटसाइडर्स को पे करता है, से बैंक को पे करना है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पे करना है, क्रेडिटर्स को पे करना है, वो आउटसाइडर कोई भी हो सकता है। अब उसके बाद जो करंट और नॉन करंट लाइबिलिटी होती है वो काइंड होती है, ठीक है, वो टाइप्स नहीं है, वो काइंड्स है। तो सबसे पहले आता है नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जिसको आपने 1 साल के बाद या उससे ज्यादा के बाद रीपे करना है, मतलब 1 ईयर तक आपको कोई पैसा पे नहीं करना, उसके बाद पे करना है, वो आपकी होगी नॉन करंट लाइबिलिटी, या जिसको हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जिसको आपको विद इन अ ईयर पे करना है, मतलब 1 साल के अंदर अंदर वो पैसा आपको रीपे करना है, इसको हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है एसेट्स। एसेट्स प्रॉपर्टीज हो सकती हैं या रिसोर्सेज हो सकते हैं जो बिजनेस के नाम पर है, प्लस जिनकी कोई मार्केट में मनी वैल्यू है, वो सारे हमारे एसेट्स हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉपर्टी या रिसोर्सेज जिसकी मार्केट वैल्यू है, प्लस जो आपको इन फ्यूचर के लिए पैसे अर्न करके दे रहा है। जैसे मैंने लगा ली मशीनरी, मशीनरी मेरी एसेट है, क्यों, क्योंकि आगे मैं मशीनरी के ऊपर प्रोडक्शन करूंगी, राइट।
उसके बाद आ गया प्लांट। प्लांट का मतलब अब पौधा नहीं है, प्लांट का मतलब होती है एक बिल्डिंग, ठीक है, जैसे मिल्क प्लांट हो गया, वहां पे क्या हो रहा है, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं चीजों की, राइट। इलेक्ट्रिसिटी प्लांट हो गया, वहां पे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन हो रही है। तो ये सारे मेरे क्या है, एसेट्स हैं, जिनसे मुझे आगे फ्यूचर में इनकम जनरेट होगी। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबसे पहले ओन्ड बाय द बिजनेस, जो एसेट है उस पे बिजनेस का फुल कंट्रोल होना चाहिए। सेकंड, हैव मॉनेटरी वैल्यू, उसकी मार्केट में वैल्यू पैसों में कैलकुलेट हम कर सकते हो। थर्ड, प्रोवाइड फ्यूचर बेनिफिट, उससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट्स हों, जैसे कि मशीनरी है वो आगे हमें प्रोडक्शन करके देगी, हम उसको सेल करेंगे और आगे से पैसा बनाएंगे। नेक्स्ट, रिजल्ट फ्रॉम पास्ट ट्रांजैक्शन, जैसे पहले कोई मैंने सेल करी, उससे मुझे एसेट जनरेट हुआ, अब वो एसेट मेरा क्या है, उससे मुझे कैश जनरेट हुआ, वो कैश अब मेरा क्या है, वो एसेट है मेरा, राइट। नेक्स्ट आता है यूज्ड इन बिजनेस ऑपरेशन, एसेट्स हमारे डे टू डे काम करने में भी यूटिलाइज होने चाहिए, जैसे कंप्यूटर्स है, व्हीकल्स हैं, जो भी बिजनेस में यूज हो रहे हैं, वो क्या है, डे टू डे ऑपरेशन में हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। आगे आता है एसेट्स के टाइप्स। सबसे पहले आता है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट वो एसेट होते हैं जो कई सालों साल हम यूज करते हैं, उसको हम चेंज नहीं करते। एक बार मैंने मशीनरी में इन्वेस्ट कर दिया, अब तो वो 10-15 साल कहीं नहीं जाने वाली। एक बार मैंने बिल्डिंग खरीद ली, अब तो वो कितने साल, इवन लाइफ टाइम भी कहीं नहीं जाने वाली। तो फिक्स्ड एसेट वो होते हैं जिसको हम रेयरली, बहुत कम, या तो वो खराब हो जाए तब चेंज करेंगे, या फिर हमें कहीं और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही हो तब चेंज करेंगे, वो हमारे होते हैं फिक्स्ड एसेट्स। जैसे एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी या फर्नीचर। उसके बाद आता है नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट वो एसेट होते हैं जिसका बेनिफिट हम 1 साल से ज्यादा, 1 साल के ज्यादा ले सकते हैं, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारे हमारे नॉन करंट एसेट का टेंजिबल एसेट होते हैं। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिसको हम छू या देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी बिजनेस में एसेट जिसको हम देख सकते हैं या छू सकते हैं, वो हमारे क्या होंगे, टेंजिबल एसेट्स होंगे। फिर आता है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिसको हम छू या देख नहीं सकते, जैसे गुडविल। गुडविल का मतलब क्या होता है, मार्केट वैल्यू क्या है आपके बिजनेस की। कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब क्या है, मैंने एक फॉर्मूला जनरेट करा, ठीक है, मैं नहीं चाहती कोई और बंदा उसी फॉर्मूला के साथ प्रोडक्शन करे, तो मैं क्या करूंगी, उस चीज का कॉपीराइट ले लूंगी। आप अपनी बुक्स भी देखोगे, बुक्स के स्टार्टिंग में एक छोटा सा सी लिखा होता है, सी का मतलब होता है कॉपीराइट। अब उस बुक को अगर कोई और पब्लिश करेगा या वैसा कंटेंट लिखेगा तो उस पर केस हो सकता है। तो वो हमारे होते हैं इंटेंजिबल एसेट। आगे आता है करंट एसेट, जो हम 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। जिन एसेट्स को हम 1 ईयर के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो हमारे होते हैं करंट एसेट। जैसे स्टॉक, स्टॉक का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, अगर हम कर रहे हैं किसी चीज में, ठीक है, तो 1 साल के अंदर अंदर मैं इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करवा के अपना कैश में कन्वर्ट करवा सकती हूँ, तो वो मेरे हो जाते हैं करंट एसेट। नेक्स्ट आते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते ही नहीं है। हम हमारा प्रॉफिट कम करने के लिए एक इमेजिनरी एसेट दिखा देते हैं कि ये सारे हमारे पास एसेट्स हैं, ताकि हमारा जो प्रॉफिट है वो कम से कम लगे, ठीक है। एक्चुअल में वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रॉफिट्स क्या होते हैं। अब हर एक बिजनेस को इनकम होती है, प्लस हर एक बिजनेस का कोई ना कोई एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है। जब हम इनकम में से हमारे एक्सपेंसेस माइनस कर लेते हैं, जो सरप्लस अमाउंट हमारी बचती है वो हमारे होते हैं प्रॉफिट्स। जैसे एक बिजनेस की टोटल इनकम 50,000 थी और उसके एक्सपेंसेस 40,000 थे। अब 50,000 इनकम में से 40,000 एक्सपेंस को मैं माइनस करूंगी, 10,000 मेरे पास अभी भी बच रहा है, तो वो 10,000 मेरा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। आगे आता है टाइप्स ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट वो प्रॉफिट्स होते हैं जो हम गुड्स और सर्विसेज को बेचकर जनरेट करते हैं, प्लस उसमें से हम जो भी हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो उसको करने में काम आते हैं, ठीक है, वो हमारे निकलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। फिर आता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारे फाइनल प्रॉफिट्स होते हैं जो सारे एक्सपेंसेस को माइनस करके हमारे पास बचते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है गेन, लॉस और परचेजेस। गेन का मतलब क्या होता है,
गेन हमें नॉर्मल बिजनेस लाइफ में नहीं होते। जैसे रैंडम कोई चीज हो गई, उससे हमें पैसा बन गया, वो हमारे गेन होंगे। जैसे इसमें एग्जांपल मेंशन करी हुई है, मेरे पास कोई पुरानी मशीनरी थी, मैंने उसको सेल कर दिया, अब उससे जो मुझे इनकम हुई वो मेरा होगा गेन। जो कभी कभी चीजें, कभी कभी हमें इनकम जनरेट होती है, कभी कभी हमें प्रॉफिट्स होते हैं, वो हमारे गेन होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी चीज में इन्वेस्ट करा, ठीक है, अब मुझे बहुत हाई फाई प्रॉफिट मिल रहा है उसमें से, अब उसको मैं प्रॉफिट नहीं देखूंगी, उसको मैं क्या मानूंगी, ये मेरा गेन है। जो कभी कभी किसी किसी चीज से हमें इनकम या प्रॉफिट जनरेट होता है, उसको हम गेन कहते हैं। आगे आता है लॉस। लॉस का मतलब क्या है, जब हमारे खर्चे ज्यादा हो और हमारी इनकम कम हो, उस केस में हमें लॉस होता है। या फिर बिजनेस के एसेट्स कम हो और लाइबिलिटीज ज्यादा हो, उस केस में भी हमें लॉस हो सकता है, ठीक है। आगे आता है परचेजेस। क्या होता है, कोई भी गुड्स को हम खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं परचेज करना। प्लस जो गुड्स हम परचेज करते हैं वो दो टाइप्स में हम कर सकते हैं, कैश और क्रेडिट। कैश का मतलब है सामान खरीदा, साथ में ही पैसे दे दिए। क्रेडिट का मतलब है अभी सामान खरीद लिया और हम कहेंगे कि आगे हम आपको इसकी पेमेंट कर देंगे, वो होती है क्रेडिट परचेज। दोनों को ही हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट आता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का मतलब क्या है, कोई गुड्स मैंने खरीदे थे, ठीक है, अब वो या तो घर आते आते डैमेज निकल गए, वहां पे मुझे कुछ और दिखाया, घर आके मैंने जब उसको देखा तो वो कुछ और था, ठीक है, या मुझे पसंद नहीं आया, फिटिंग नहीं हुई अच्छी, तो मैं क्या करूंगी, उसको रिटर्न कर दूंगी। वो मेरा होगा परचेज रिटर्न। खरीदा हुआ सामान मैंने वापस कर दिया, ठीक है। आगे आता है सेल्स। सेल्स का मतलब क्या है, जब हम हमारे कस्टमर्स को कोई चीज बेच रहे हैं, वो हमारी होगी सेल्स। अगेन सेल्स भी दो टाइप्स की होती हैं, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स का मतलब है मैंने सामान दिया, बदले में उन्होंने मुझे कैश पेमेंट कर दी। क्रेडिट सेल्स का मतलब है मैंने सामान दिया और उन्होंने कहा कि इन फ्यूचर जब पैसा आएगा तो मैं आपको पेमेंट कर दूंगी, तो वो मेरी होगी क्रेडिट सेल्स। अब सेल्स रिटर्न का मतलब क्या है, जो बंदा मुझसे सामान लेकर गया, उसको घर जाके सामान में कोई एरर आ गया, कोई दिक्कत आ रही है, डिफेक्ट आ रहा है, अब वो वापस आ रहा है कि सामान ले लो, मुझे पसंद नहीं आया है, ठीक है, तो वो मेरी होगी सेल्स रिटर्न। जब हम परचेज करेंगे वो वापस होगा, वो परचेज रिटर्न। जब सेल्स हुआ सामान वापस आएगा, हम उसको बोलेंगे सेल्स रिटर्न। अब कई बार क्वेश्चन में परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न नहीं कहा होता, उन्होंने बोला होता है परचेज आउटवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। अब इसको हम याद कैसे रखते हैं, इसकी एक टेक्निक बताती हूँ, एक बताऊंगी, दूसरा ऑपोजिट आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अब मैंने सेल्स करी, मतलब मेरे पास से सामान चला गया, ठीक है, अब वो कहता मुझे नहीं पसंद, अब वापस ले लो। अब मेरे पास सामान इन हो गया, वापस अंदर आ गया, तो अब ये इसको मैं क्या बोलूंगी, रिटर्न इनवर्ड, कि वो सामान अब मेरे पास वापस आ चुका है, इन हो चुका है। तो सेल्स रिटर्न का मतलब होता है रिटर्न्स इनवर्ड, वाइस वर्सा। ऑपोजिट हमारा होगा परचेज रिटर्न का, रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब होता है जब हम हमारा बिजनेस की मेन एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं और उससे हमें इनकम हो रही है, वो इनकम को हम बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। जैसे मेरी एक शॉप है क्लोथ्स की, ठीक है, मैंने उसमें से कपड़े बेचे हैं, अब कपड़े बेचकर जो मुझे इनकम हो रही है वो मेरी होगी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। मेन एक्टिविटी में से जब इनकम हो वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। नेक्स्ट आता है मीनिंग्स ऑफ गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है, कोई भी आइटम हम परचेज करते हैं या बनाते हैं ताकि हम उसको फर्दर रीसेल कर सके, वो हमारे होते हैं गुड्स। जैसे एक फर्नीचर शॉप है, वहां पे टेबल और चेयर्स की प्रोडक्शन हो रही है, आगे उसको बेचने के लिए, वो मेरे क्या होंगे, टेबल और चेयर गुड्स होंगे। या मैंने कहीं और से टेबल और चेयर खरीदे रीसेल पर्पस के लिए, कंजम्पशन के लिए नहीं, रीसेल पर्पस के लिए, आगे बेचने के लिए, तो वो मेरे क्या कहलाएंगे, गुड्स कहलाएंगे। आगे आता है मीनिंग ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है वो पैसा जो बिजनेस खर्च करता है बनाने में या खरीदने में गुड्स को, ताकि वो आगे बेच सके। जैसे मैंने मशीनरी खरीदी ताकि मैं गुड्स की प्रोडक्शन कर सकूं, उस गुड्स को बेच के आगे पैसे कमा सकूं।
अब जो मैंने मशीनरी पे खर्चा करा वो मेरा, उस खर्चे को मैं क्या बोलूंगी, कॉस्ट बोलूंगी। मशीनरी मेरी कैपिटल हो जाएगी और जो उस पे मैंने 50 लाख 60 लाख रुपीस खर्च करे, उसको खरीदने में खर्च करे, वो मेरी क्या होगी, कॉस्ट होगी। नेक्स्ट आता है स्टॉक और इन्वेंट्री क्या होते हैं। स्टॉक और इन्वेंट्री का मतलब होता है गुड्स या मटेरियल जो बिजनेस के अंदर पड़ा हुआ है रीसेल करने के लिए, ठीक है, या फिर फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए, उसको मैं बोलूंगी स्टॉक। मान लो मेरे बुटीक है, ठीक है, मैंने कपड़ों के थान रखे हुए हैं, अब उन थानों का मैंने क्या करना है, आगे प्रोडक्शन करनी है, तो वो जो कपड़े मैंने रखे हुए हैं वो मेरे होंगे रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को मैंने एज अ स्टॉक रखा हुआ है। या मान लो मेरी शूज की कंपनी है, शूज की शॉप है, अब रोज तो इतने सारे शूज नहीं लगेंगे, मुझे फिर भी रखने पड़ेंगे अपने गोडाउन में। वो जो गोडाउन में पड़े हैं वो मेरे होंगे स्टॉक, जिसको मैं आगे सेल करूंगी, ठीक है। स्टॉक अगेन 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला आता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक वो स्टॉक होता है जो साल की स्टार्टिंग में मेरे पास पड़ा है, मतलब जो 1 अप्रैल 2026 को मेरे पास पड़ा हुआ है, वो मेरा होगा ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक होता है जो साल की एंड में मेरे पास पड़ा है, मतलब 31 मार्च 2027 में जो मेरे पास पड़ा है वो मेरा होगा क्लोजिंग स्टॉक। नाउ अब एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ मैं आपको। जो मेरा 2027 का क्लोजिंग स्टॉक होगा, 31 मार्च 2027 जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक होगा, वो 1 अप्रैल 2027 मतलब नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का मेरा ऑटोमेटिकली ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। मतलब आज मान लो 31 मार्च है, कल 1 अप्रैल है, ठीक है, आज जो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा, नेक्स्ट डे का वो मेरा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का मेरा क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। अब आगे इसकी काइंड्स क्या हैं। सबसे पहली काइंड आती है स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ गुड्स। मतलब क्या हुआ इसका, मैंने प्रॉपर फिनिश्ड गुड्स बनाकर रखे हुए हैं, अभी तक वो बिके नहीं हैं, वो मेरे होंगे स्टॉक। जैसे मान लो मेरी फर्नीचर की शॉप है, ठीक है, चेयर टेबल सब कुछ अलमीरा मैंने बनाकर रखी हुई है, गुड्स फिनिश्ड गुड्स की फॉर्म में रखी हुई है, अब उसमें आगे कोई मैंने चेंज नहीं करना, वो मेरे होंगे स्टॉक ऑफ गुड्स। आगे आता है स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब मैंने लकड़ियां ला के रखी हुई हैं, ठीक है, उससे अभी मैंने प्रोडक्शन करनी है, उसको फिनिश्ड गुड्स बनाना है, इसका मतलब वो लकड़ियां क्या हुई, एज अ रॉ मटेरियल मैंने उनको स्टॉक में रखा हुआ है। आगे आ जाओ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या है, वो रॉ मटेरियल की फॉर्म से बढ़ चुका है लेकिन फाइनल प्रोडक्शन अभी उसकी हुई नहीं है। जैसे वो लकड़ियां थी, उनसे अभी मैंने टेबल को कच्चे टाइप में बना लिया है, अभी उसकी पॉलिशिंग होनी रहती है, उसकी डिजाइनिंग होनी रहती है, वो मेरा होगा वर्क इन प्रोग्रेस में पड़ा है। तो मेरे पास 3 गुड्स पड़े। पहला लकड़ियां, वो क्या हो गया, रॉ मटेरियल। दूसरा मैंने एक ढांचा तैयार कर दिया, वो क्या हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस में मेरा स्टॉक पड़ा हुआ है। तीसरा मैंने चेयर्स फर्नीचर सब कुछ बना के रख दिया, वो मेरा क्या होगा, फिनिश्ड गुड्स में स्टॉक पड़ा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, वो अमाउंट जो कस्टमर की तरफ से पेंडिंग पड़ी है, मतलब कस्टमर ने बिजनेस को पैसे देने हैं। क्यों देने हैं, क्योंकि उन्होंने गुड्स को उधार पर उस टाइम पे खरीदा था, ठीक है। जैसे आज मेरे पास कोई कस्टमर आया, उसने बोला मुझे उधार पे सामान चाहिए, मैंने उसको उधार पे सामान दे दिया, अब वहां से मुझे पैसा आना है, तो वो मैं क्या कहूंगी उसको, ये मेरा ट्रेड रिसीवेबल है। ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स होते हैं बिजनेस के। क्यों करंट एसेट्स होते हैं, क्योंकि वहां से अभी मुझे पैसे मिलने हैं, पैसे आने हैं, तो वो मेरे क्या होंगे, एसेट्स होंगे। अब इसके टाइप्स 2 होते हैं, डेटर और बिल रिसीवेबल। डेटर्स वो पर्सन को कहा जाता है जो हमसे सामान उधार पर लेकर गया, ठीक है, जो भी बंदा हमसे सामान उधार पर लेकर गया है ये कहकर कि फ्यूचर में पेमेंट कर दूंगा, वो मेरा होगा डेटर। उसके बाद आता है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, ये मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने बोला मैं 3 मंथ्स के बाद आपको दूंगी, अब मैं कैसे भरोसा कर लूं उस बंदे के ऊपर कि वो मुझे 3 महीने के बाद पैसे देगा ही देगा, तो मैं क्या करूंगी, बिल्स रिसीवेबल बनवा लूंगी। उसका मतलब क्या होता है, एक रिटर्न फॉर्म में प्रॉमिस देगा वो बंदा मुझे कि मैं आपको इतनी सर्टेन अमाउंट इस फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम पे डिपॉजिट कर दूंगा। उसके बाद जैसे वो दिन आ जाता है, मैं वो बिल्स रिसीवेबल जाके बैंक में डिपॉजिट कर दूंगी और उससे मुझे क्या होगा, पैसे मिल जाएंगे।
नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रेड पेबल। ये ट्रेड रिसीवेबल का उल्टा होता है। इसमें अब बिजनेस ऑब्लिगेशन में है कि उसको पैसे पे करने हैं किसी बंदे को, किसी आउटसाइडर पर्सन को, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल में बाहर वाले बंदे ने पैसे देने होते हैं, ट्रेड पेबल पेबल में बिजनेस ने पैसे देने होते हैं किसी आउटसाइडर पर्सन को। अब ये करंट लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्यों? क्योंकि हमारे सर पे कर्जदारी है, मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी। आगे ये दो टाइप्स के होते हैं क्रेडिटर्स। जिस पर्सन को हमने पैसे देने हैं वो पर्सन को हम बोलते हैं क्रेडिटर्स, ठीक है। और बिल्स पेबल, यहाँ पर बिजनेस प्रॉमिस करता है उस पर्सन को कि इस पर्टिकुलर डेट में मैं आपको इतने पेमेंट कर दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है वाउचर्स। वाउचर रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो प्रूफ या एविडेंस की तरह काम करता है कि एक्चुअल में ये बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई थी, ठीक है। वाउचर्स कैश मेमो हो सकते हैं, बिल हो सकता है, रिसिप्ट हो सकता है, इनवॉइस हो सकते हैं, ये सारे हमारे वाउचर्स हैं। एक्चुअल में होता क्या, आपने देखा होगा जब भी आप कोई सामान खरीदने जाते हो वहां पर एक मोटी सी बुक पड़ी होती है जिसके अंदर दो कलर के पेजेस होते हैं, एक व्हाइट होता है और या एक पिंक, कई बार येलो, कई बार ग्रीन होता है। वो क्या होता है, उस टाइम पे पर्सन जो वहां पे बिल काटने वाला बंदा होता है उसके अंदर ट्रांजैक्शन लिख लेता है, क्योंकि आपके सामने तो वो जर्नल बनाने से रहा है ना, तो वो उसके अंदर ट्रांजैक्शन लिख लेता है। उसके बाद डे एंड में उस चीज से देखकर, उस वाउचर या कैश मेमो से देखकर वो क्या करता है, जर्नल में एंट्रीज उतारता है। तो ये एज ए एविडेंस एक प्रूफ होता है। कल को अगर बंदा मुकर जाए पैसे देने से तो ये हम इसको एज ए एविडेंस भी यूज कर सकते हैं कि एक्चुअल में बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई थी। आगे आ जाता है मीनिंग ऑफ बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब होता है वो पैसा जो अब हमें कभी नहीं मिलने वाला हमारे डेटर्स से। डेटर्स जिसने हमने पैसे देने थे उसका दिवालिया निकल गया या वो बंदा भाग गया, अब वो पैसा हमें नहीं मिलेगा, तो वो पैसा हमारा कंसिडर होता है एज अ बैड डेट, ठीक है। आगे आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट वो स्टेटमेंट होती है जो हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। उसके अंदर एसेट्स, लाइबिलिटीज होती हैं, सब लिखा होता है और हमें पता लगता है क्या हमारी फर्म पॉजिटिव फाइनेंशियल पोजीशन में है या फिर नेगेटिव फाइनेंशियल पोजीशन में है। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है प्राइस, जो भी आपको जिस भी प्राइस पे सामान बेचा जा रहा है उसमें रिडक्शन होना, उसका प्राइस कम होना, डिस्काउंट। डिस्काउंट आगे तीन टाइप्स के होते हैं। पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो सभी कस्टमर्स को मिलता है। जैसे आपने सुना होगा 90% ऑफ लगी हुई है, 80% ऑफ लगी हुई है, 20% ऑफ लगी हुई है। वो ऑफ हर एक कस्टमर को मिलती है जो वहां पे शॉप करने आता है। आगे आता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो हर एक कस्टमर की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है, बार्गेनिंग पावर पे डिपेंड करता है। मान लो एक गुड था 10,000 का, कोई लोग होंगे जिसको 10 में खरीदेंगे, कोई होंगे 9 में खरीद के लाएंगे, कोई 8, कोई 7, कोई 6। ये किस पे डिपेंड करता है, उस पर्टिकुलर पर्सन की बार्गेनिंग पावर पे डिपेंड करता है। कैश डिस्काउंट हर किसी को नहीं मिलता है। अगर आपकी बार्गेनिंग पावर अच्छी है तो आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। नेक्स्ट थर्ड काइंड होती है रिबेट। रिबेट का मतलब क्या होता है, मान लो मैंने कोई शर्ट खरीदी, उसका एक बटन नहीं था या 2 बटन्स नहीं थे, अब वो शर्ट का प्राइस था 500। मैंने उसको बोला, शॉपकीपर को बोला, भाई इसके तो 2 बटन्स ही नहीं है तो मुझे कुछ ऑफ दो, तो वो कहता चलो आप इसको 400 में ले जाओ, ठीक है। वो होता है रिबेट। जब गुड्स के अंदर कोई डिफेक्ट होता है, उस डिफेक्ट के कारण प्राइस में कमी आती है, वो हमारी होती है रिबेट। ट्रेड डिस्काउंट हर किसी को मिलता है। कैश डिस्काउंट आपकी बार्गेनिंग पावर पे डिपेंड करता है और जो हमारा रिबेट होता है वो डिपेंड करता है गुड्स डिफेक्टिव है या नहीं। नेक्स्ट टॉपिक आता है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब होता है वो वैल्यू जिसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते हैं डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद। डेप्रिसिएशन एक पर्टिकुलर चैप्टर है, हम आपको वहां पे बताएंगे कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, ठीक है। सो अभी के लिए बुक वैल्यू का मतलब होता है जब एसेट की वैल्यू हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करते हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के बाद। आगे आता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जिसके अंदर हम हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं एक सिस्टमैटिक वे में। ये तो हम प्रीवियस वीडियो से समझते आ रहे हैं। आगे आ गया मीनिंग ऑफ COGS, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका मतलब होता है डायरेक्ट कॉस्ट कितनी लग रही है किसी भी गुड्स को खरीदने में या बेचने में, वो हमारा होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जैसे गुड्स परचेज या सेल करी है शॉपकीपर ने, तो वो हमारा क्या होगा, COGS होगा। आगे आता है मीनिंग ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार पर सामान मिलना, ठीक है, कि अभी हमारे पास पैसे नहीं है, इन फ्यूचर हम आपको पेमेंट कर देंगे, उधार पे सामान दे दिया, ठीक है।
क्रेडिट का मतलब होता है बेनिफिट नाउ एंड मेकिंग पेमेंट लेटर। अभी आपको बेनिफिट मिल जाएगा लेकिन अब इसकी पेमेंट फ्यूचर में बाद में करोगे। ये हर एक अकाउंट की राइट साइड पे शो होता है। आगे आ जाता है डेबिट। डेबिट का मतलब होता है जो हर एक अकाउंट की लेफ्ट साइड पे शो होता है। ये इसलिए रिकॉर्ड करते हैं ताकि हमें पता लग सके कि कितने हमारे एसेट्स या एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं या लाइबिलिटीज और कैपिटल डिक्रीज हो रही हैं। जैसे कैश रिसीव्ड, इसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे क्योंकि हमारा कैश इंक्रीज हो गया है, हमारा एसेट इंक्रीज हो गया है। आगे आता है डेप्रिसिएशन। चलो यहीं पे हम मतलब समझ लेते हैं डेप्रिसिएशन का भी। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जैसे मान लो मैं एक्टिवा खरीद के लेके आई, ठीक है, एक्टिवा की वैल्यू थी 1 लाख रुपीज। शोरूम से बाहर आते ही उसकी वैल्यू गिर जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैं उसको 2 साल 3 साल 4 साल यूज करूंगी, वो टूटेगी, खराब होगी, सब कुछ चेंज होगा, ठीक है। वो 2-3 साल में उसकी वैल्यू और डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे तो मुझे लॉस बेयर करना पड़ जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, हर साल कुछ अमाउंट साइड पे निकाल के रख दूंगी कि जब मेरे को बेचना है तो इतना ज्यादा मुझे लॉस ना हो। मान लो मेरी 1 लाख की एक्टिवा की वैल्यू जो मैंने आज से 4-5 साल पहले खरीदी थी, उसकी वैल्यू आज 40,000 रहेगी। अगर मैं उसको बेचने गई 40,000 मेरे को मिल गया, ठीक है, डेप्रिसिएशन बनाया होगा तो मुझे 30-40,000 और लग गए, तो वो 40,000 की वैल्यू प्लस 40,000 की डेप्रिसिएशन कितने हो गए, 80,000। तो कहाँ मुझे 60,000 का लॉस बेयर करना पड़ रहा था और कहाँ अब मुझे सिर्फ 20,000 का लॉस बेयर करना पड़ रहा है। तो सेम वे से बिजनेस में भी होता है। आप मशीनरी खरीद के लाते हो, फर्नीचर खरीद के लाते हो, जैसे जैसे आप उसको यूज करोगे उसकी वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी। फर्म को लॉस बेयर ना करना पड़े इसलिए वो एक सेपरेट रिजर्व बनाता है जिसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ताकि जिस टाइम पर वो सामान को हमें बेचे तो हमें इतना ज्यादा लॉस इनकर ना करना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट आता है एंटिटी। एंटिटी का मतलब होता है एक सेपरेट यूनिट जिसकी अपनी एक आइडेंटिटी है। हम बिजनेस को एक सेपरेट यूनिट मानते हैं और लॉ भी इसको एक सेपरेट लीगल एंटिटी मानता है। मतलब बिजनेस और बिजनेस ओनर 2 अलग लोग हैं, ये एक नहीं है, ठीक है। अगर केस बिजनेस पे हुआ है तो बिजनेसमैन लायबल नहीं होगा, वो केस बिजनेस का है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एंट्री। एंट्री का मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं तो वो हमारी क्या हो रही है, हम उसको एंट्री डाल रहे हैं उसकी। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जब एक पर्सन या फर्म इस पोजीशन में नहीं है कि वो आपके पैसों को वापस रीपे कर सके, उसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट। वो पर्सन का दिवालिया निकल गया, अब वो बंदा पैसे हमें नहीं पे कर सकता। नेक्स्ट आता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब ऐसी सिचुएशन में एक पर्सन या एक फर्म है कि वो अभी भी आपको पैसे रिटर्न कर सकते हैं, दैट इज सॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट आप पे नहीं कर सकते, आपके पास कोई पैसा नहीं है। सॉल्वेंट अभी भी आपके पास पैसा है, आप पे कर सकते हो। नेक्स्ट आता है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कौन होता है, बिजनेस का ओनर। बिजनेस के ओनर को हम बोलते हैं प्रोप्राइटर ऑफ द फर्म। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम बनाते हैं ताकि हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या फाइनेंशियल पोजीशन पता लग सके हर एक अकाउंटिंग पीरियड में फर्म की। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने सारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स समझे। आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।